प्यारे दोस्तों, आज का यह वाकया उस औरत की है जिसका बेटा अपनी मां की कब्र पर जाते तो उसकी मां की कब्र फटी पड़ी रहती। वह अपनी मां की कब्र को दोबारा से बंद कर देता और सोचता कि मेरी मां तो हाफिज कुरान और नेक परहेजगार थी। आखिर अम्मा ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि उसकी रोज कब्र फट जाती है। एक रोज जब मैं मां की कब्र पर गया तो वहां पर मर्दों का हुजूम खड़ा हुआ था। मैंने उस हुजूम को क्रॉस किया और मां की कब्र में झांका तो मेरी सांस रुक गई। जब मैं अपनी आंखों से यह मंजर देखा तो मेरा दिल फट गया और मुझे हकीकत पता चल गई, क्योंकि मेरी मां कब्र में मेरा नाम हामिद सईद है। मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से था। मेरे वालिद साहब एक मस्जिद के इमाम थे और मेरी अम्मी ने मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के बाद कुरान पाक हिफ्ज किया था। वह मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक की तालीम और हिफ्ज भी कराती थी। मैं अपने वालिद का अकेला बेटा था। ना ही मेरी कोई बहन थी और ना ही मेरा कोई भाई था। इसी वजह से मेरे वालिद ने मुझे बड़े लाड से पाला था। इस लाड प्यार का नतीजा यह निकला कि मैं देखने में बड़ा शरीफ, सीधा और नेक लगता था, मगर मैं अव्वल नंबर का आवारा और बदतमीज किस्म का लड़का बन चुका था। कॉलेज में मेरे सभी दोस्त मेरे जैसे ही थे, बस फर्क सिर्फ इतना था कि वह अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे, मगर उन्होंने मेरे साथ कोई फर्क नहीं रखा था। जिंदगी ऐसी ही गुजर रही थी। फिर एक दिन अचानक मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। वो दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। अब मेरी मां का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, मगर मेरे वालिद की वफात के बाद भी मैं नहीं सुधरा था। अब तो मैं नशा भी करने लग गया था। और फिर एक दिन हुआ कुछ यूं कि मेरी मां को मेरी सब हरकतों के बारे में पता चल गया। वह मुझसे बहुत नाराज हुई और यह सब करने से मना किया, मगर मैंने मां की बात नहीं मानी। अब हालात ऐसा हो गया कि मैं जब भी नशे में घर आता तो मेरी मां गुस्से में मुझे बद्दुआ भी देती और मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता, मगर मैं कहां सुधरने वाला था। जब मां का गुस्सा खत्म होता तब वह मुझे अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से समझाती और दुआएं देने लगती। मैं मां का यह रूप देखकर हैरान हो जाता। मेरी मां मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। आज एक बच्चा अपने घर से गोश्त बनवाकर मेरी अम्मा के लिए लाया। मैं अंदर कमरे में बैठा उस बच्चे की आवाज सुन रहा था, जो कह रहा था कि यह अम्मा ने आपके लिए गोश्त भेजा है। हमारे घर का पूरा सहन मोहल्ले के बच्चों और बच्चियों से भर गया था। मां ने उन बच्चों को कतार बनाने को कहा और फिर कतार बनवाकर बच्चों को एक एक करके अंदर बड़ी बैठक में ले जाने लगी। उनमें से एक ने अम्मा को अपने घर से लाया हुआ गोश्त दिया था। अम्मा को लोग बहुत नेक खातून समझते थे और इसी मोहब्बत और अकीदत की वजह से मोहल्ले वाले रोज कोई ना कोई चीज अम्मा के लिए भेज दिया करते थे। इसी वजह से मेरा भी जान छूट जाया करती थी, क्योंकि हर रोज का खाने के लिए निजाम तो मोहल्ले से आई चीजों से ही चल जाता था। कोई सालन भेज देता तो कोई रोटियां या चावल भेज दिया करते। कुछ ही देर में सारे बच्चे अंदर वाली बैठक में दाखिल हो चुके थे। मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। कुछ ही देर बाद बच्चों के पढ़ने की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। पहले ये सब बच्चे बाहर वाली छोटी सी बैठक में बैठे हुए थे, मगर फिर तादाद ज्यादा हो जाने की वजह से अम्मा सब बच्चों को घर के अंदर बैठक में पढ़ाने लगी। काफी देर बाद जब मुझे भूख महसूस हुई तो मैं उठकर किचन में आ गया ताकि अपनी खुराक का कुछ बंदोबस्त कर सकूं, क्योंकि अम्मा तो अब 4 घंटे से पहले बच्चों के पास से उठकर आने वाली तो नहीं थी और मेरे पेट में चूहे उछल रहे थे। इतना सब्र नहीं कर सकता था। मैं किचन में आया तो बर्तनों में एक डोंगे में अच्छा खासा मटन गोश्त पड़ा हुआ था। यकीनन पड़ोस में से ही यही गोश्त आया था। मैं जल्दी से उस गोश्त को उठाकर धोने लगा। कुछ देर में गोश्त धुलकर साफ हो चुका था। इतने में मैंने कोयले भी गर्म कर लिए। मैंने अपनी मर्जी के गोश्त के पीस उठाए, मसाले लगाकर फटाफट सीखों को कोयले पर रख दिया। सीखों में लगे गोश्त की महक कुछ ही देर में पूरे घर में फैल गई थी। यह छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही कर लिया करता था। अम्मा को इन चीजों के लिए तकलीफ करने की जरूरत नहीं होती थी। वैसे तो मैं अपनी मां का बहुत ख्याल रखता था, मगर वह मेरा हरकतों की वजह से बहुत तंग रहती थी। मगर मैं नहीं जानता था कि बहुत जल्द मुझसे मेरी मां को छीन ली जाएगी। मैं सीखों गोश्त को भुनकर उतार ही रहा था कि जब किसी ने मेरे पीछे से आकर मेरा कान मरोड़ा। मैं मुस्कुराते हुए उठा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा कान पकड़ने वाली कौन है। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ। मैंने अम्मा की तरफ देखा, जो सवालिया निगाहों से मुझे देख रही थी। वह बोली, बदमाश,
तू फिर से शुरू हो गया। कोई तो लड़कों वाला काम कर लिया करो, यह सब काम तुम्हारे करने के नहीं है। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है, मैं कर लेती हूं। बस थोड़ा सा सब्र कर लिया कर। अब यहां से उठो, जाकर बच्चों को देखो, मैं तब तक बनाती हूं। अम्मा, यह कहते हुए मेरी छोड़ी हुई जगह पर बैठकर सीखे बनाने लग गई, जबकि मैं बावर्ची खाने से निकलकर बच्चों वाली बैठक में आ गया, जहां कोई 20 के करीब बच्चे थे। सभी बच्चे मुझे जानते थे। मैं अक्सर मां की गैर मौजूदगी और अम्मा के मसरूफ होने के बाद उनके पास आया करते थे। मेरे कमरे में दाखिल होते ही कमरे में खामोशी छा गई थी, जिसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। मैं मुस्कुराता हुआ जाकर अम्मा की जगह पर नाश्ता लेकर बैठ गया। सब बच्चे और बच्चियां इतने जोर जोर से अपना सबक पढ़ने लगे थे कि जैसे सबने कोई मौत का फरिश्ता देख लिया हो। मैं जितनी देर वहां बैठा रहा, तब तक उन सभी बच्चों में से किसी एक ने भी कोई हरकत या शरारत नहीं की। मैं मुस्कुराकर सबको देख रहा था। फिर आधे घंटे बाद वहां पर अम्मा आ गई। अम्मा के आते ही सब बच्चों ने सुकून का सांस लिया। फिर मैं वहां से कमरे से बाहर चला गया, जहां मेरी मां मेरे लिए 5 सीखे और चटनी बनाकर रखी थी। मैं ये सब खाकर अपने कमरे में गया और अपनी बाइक की चाबी लेकर घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद मैं अपने आवारा दोस्तों के पास पहुंच गया था। मेरे सारे दोस्त ऊंचे खानदान से थे, उनमें सिर्फ मैं ही गरीब था। मगर मेरे आला अजीज दोस्तों ने कभी भी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि मैं गरीब हूं। वह अक्सर मुझे महंगे महंगे तोहफे देते रहता था। पहले तो मैं इन तोहफे लेने से बहुत इनकार किया करता था, मगर वह मेरे इनकार को किसी भी खातिर में नहीं लेते थे और जबरदस्ती वह चीज मुझे दे दिया करते थे। मुझे उनके साथ दोस्ती में काफी वक्त गुजर गया था और अब तो मुझे महसूस भी नहीं होता था कि मैं गरीब हूं। मुझे देखकर मेरे सारे दोस्त खिलखिलाते उठते थे, क्योंकि मैं महफिल में बहुत ज्यादा रौनक लगाए रखता था। सब दोस्त उठकर मुझसे गले मिले। सब दोस्तों ने अपने अपने हाथों में सिगरेट जलाकर रखी थी। कुछ ही देर में मैंने उनकी महफिल में जान डाल दी। बैठे बैठे हुए ही इन लोगों ने अचानक सिनेमा जाने का प्लान बना लिया और टिकट बुक करवा दिए, जिनमें मेरा नाम भी शामिल था। मैंने फोन करके अम्मा को देर से घर आने का मैसेज कर दिया था, क्योंकि मेरे घर में अम्मा अकेली होती थी। मैं जब भी लेट आने को कहता तो वह किसी न किसी बच्चे या बच्ची को अपने पास ही रोक लिया करती थी। फिर मेरे जाने पर अगर वह बच्चा या बच्ची जाग रहा होता तो उसे घर पहुंचा कर आता। मेरी अम्मा की जिम्मेदारी होती थी। आज भी मैं अपने दोस्तों के साथ सिनेमा में दाखिल हुआ। हम सब अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। हमने अपनी पसंदीदा मूवी देखी, जो कि 10 बजे खत्म हो चुकी थी। फिर हमने पास के एक होटल से खाना खाया। खाना खाने तक 11 बज चुका था। अब मैं घर निकलकर जाने लगा था, जबकि मेरे सारे दोस्त एक मर्तबा फिर से मुझे अपने साथ खींचते हुए सिनेमा में ले गए। मैं इनकार कर दिया। मैंने कहा क्योंकि मेरी मां घर पर अकेली थी, मगर मेरी कोई भी बात वह लोग मानने को तैयार नहीं थे। दोस्तों की मोहब्बत देखकर मैं अपनी मां की मोहब्बत और उनकी दी हुई हिदायतें भूल जाता था। रात के 1 बजे हम लोग सिनेमा से निकले। तकरीबन 2 बजे मैं अपने घर के दरवाजे पर था। मैंने जो ही दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ रखा, इतने में दरवाजा खुल गया। अम्मा मेरे इंतजार में पहले से ही खड़ी थी। मैं जैसे ही बाइक लेकर अंदर दाखिल हुआ तो अम्मा ने मुझे इतना देर घर से बाहर रहने की वजह पूछी। हालांकि वह जानती थी कि मैं अपने आवारा दोस्तों के साथ ही था, और मेरे चेहरे से साफ साफ पता भी चल रहा था कि मैंने नशे वाले सिगरेट पिया हुआ है। मैंने उन्हें मुख्तसर बताया और मैं तुरंत कमरे में गया, क्योंकि जो मेरी हालत थी, मैं उनके सामने ज्यादा देर नहीं रह सकता था। कमरे में आकर मैं फौरन से वॉशरूम में बंद हो गया। कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आया। अब मेरे कदम अम्मा के कमरे की तरफ थे। मैं अम्मा के कमरे की तरफ चला गया तो कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने झांक कर अंदर देखा, जहां पर अम्मा के साथ मदरसे की एक लड़की भी बैठी थी, जिसने मुझे देखते ही अपने चेहरे पर नकाब डाल दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं उसे अच्छी नजर से नहीं देख रहा। उसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी। वह पिछले 9 साल से अम्मा के पास तालीम हासिल करने के लिए आती थी, क्योंकि वह कुरान पाक का हिफ्ज भी कर रही थी। मैं वही दरवाजे से पलट आया और किचन में जाकर अम्मा के लिए दूध गर्म किया। मैं रोजाना रात को अम्मा को दूध गर्म करके दिया करता था, साथ ही साथ खुद भी पीता था। अभी फिलहाल मैंने अम्मा के लिए ही दूध गर्म किया और गिलास ट्रे में रखकर अम्मा के कमरे में चला आया और दूध का गिलास अम्मा को पकड़ा दिया। अम्मा दूध पीने लगी। फिर मुझे कहने लगी,
कि बेटा इस लड़की को इसके घर तक छोड़कर आओ। जिस वक्त तुमने कॉल की थी उस वक्त सारे बच्चे जा चुके थे, सिर्फ यही रह गई थी, तो मजबूरन मैंने इसी को रोक लिया। अब तुम जल्दी से जाओ और इसे घर छोड़ाओ। अम्मा कहने लगी, बेटा रात से मैं इस लड़की को रख तो लेती, लेकिन जवान लड़की को मैं सारी रात अपने घर पर नहीं रख सकती, और वह भी इस सूरत में जब मेरा भी जवान बेटा घर पर मौजूद हो। मैं अम्मा की बात सुनकर एक नजर उस लड़की की तरफ देखने लगा और फिर मैंने सर हिला दिया। फिर अम्मा उस लड़की से मुखातिब होकर बोली, जाओ बेटा, ये तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएगा। मैं भी तुम्हारे साथ जाती, लेकिन सर्दी की वजह से मेरे घुटनों में बेहिसाब दर्द है। लेकिन तुम फिक्र मत करना, ये तुम्हें हिफाजत से घर पहुंचाएंगी। उस लड़की ने अम्मा की बात सुनकर मेरी तरफ देखा और फिर उठकर अम्मा से अल्लाह हाफिज कहकर कमरे से बाहर निकल आई। उस लड़की को घर छोड़ने के बाद मैं घर वापस आया तो तब तक अम्मा सो चुकी थी। फिर फज्र के वक्त से थोड़ी देर पहले ही मेरी भी आंख लग गई। मैं काफी देर सुकून की नींद सोता रहा, क्योंकि मैंने नशे वाले सिगरेट लिए हुए थे। मैं अगले रोज दोपहर 3 बजे तक सोता रहा। मेरी आंख अम्मा की चीख सुनकर खुल गई। अम्मा चीख चीख कर रो रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली तो वक्त देखा तो दिन के 3 बज रहे थे और बाहर से अम्मा के रोने की आवाजें आ रही थी। मैंने फौरन से उठा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागा आया। अम्मा की हालत देखकर मेरा दिल धड़क उठा। मैं भागकर अम्मा के पास पहुंचा और कहा, अम्मा क्या हुआ है? अम्मा रो क्यों रही हो? मगर अम्मा की बात को सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खींसक गई। अम्मा ने बताया कि वह लड़की नाजिया, जिसे रात को तुमने घर छोड़कर आया था, वह इंतकाल कर गई है। किसी ने उसके साथ ज्यादती करके उसे मार दिया है। अम्मा मुझे अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे यह सब मैंने किया हो, क्योंकि रात को मैं नशे में था। मैंने अम्मा के सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि मैं रात को नशे में जरूर था, मगर मैंने यह सब नहीं किया। मेरी अम्मा रो रही थी और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैं सुन रहा हूं, क्या वह सच है या झूठ। लड़की का खूबसूरत चेहरा एकदम से मेरी आंखों के सामने आ गया। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरा हालत खराब हो रहा था। मैंने कहा, अम्मा तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अम्मा ने कहा, ऐसा ही हुआ है। मैंने फोन निकालकर इधर उधर कॉल्स की तो कुछ ही देर में मुझे इस बात की मालूम हो गई है। मैंने अफसोस से अपने चेहरे पर हाथ फेरा और बड़ी मुश्किल से अपनी हालत पर काबू पाया। अम्मा ने मुझसे कहा कि मुझे नाजिया के घर ले चलो। मैंने अम्मा को उनकी बड़ी चादर लाकर दिया और फिर उन्हें नाजिया के घर लेकर गया। मैंने अम्मा को उस लड़की के घर छोड़ा और वापस घर आ गया। जब मैं वापस अपने घर आया तो मैंने अपने दोस्तों को कॉल करना शुरू किया। मेरा हालत बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। मेरे दोस्तों ने जब मेरा यह हालत देखी तो मुझ पर हंसने लगे कि तेरा एक लड़की की वजह से यह हाल हो रहा है। शाम को अम्मा वापस आ गई थी। वह अभी तक नाराज थी। वह मुझसे बिना कोई बात किए कमरे में चली गई, जबकि मैं अम्मा की सेहत का ख्याल रखते हुए किचन में चला आया था। मैंने अम्मा का पसंदीदा खाना बनाया और अम्मा की कमरे में आया और अपने हाथों से निवाले बनाकर जबरदस्ती अम्मा को खाना खिलाया। अम्मा खाना खाकर सो गई, मगर वह अब भी मुझसे नाराज थी। मैं भी अपने कमरे में आकर लेट गया, लेकिन मेरा जहन मुसलसल उस लड़की की तरफ लगा हुआ था। उसे याद करते करते न जाने कब मुझे नींद आ गई, यह जाने बिना कि अभी एक और कयामत आने वाली है। रात को अम्मा मेरे हाथ से खाना खाकर सोई थी, मगर फिर वह दोबारा ना उठी। वह हमेशा हमेशा के लिए सो गई। उस रात अम्मा को दिल का दौरा पड़ा था और उनकी जान चली गई और मैं सोता रह गया। अम्मा का मरना था कि मेरे सर से ममता का प्यार खत्म हो गया। अपनी मां को कब्र में उतारने के बाद मैं बेहद रोया, क्योंकि मुझे दुख सबसे ज्यादा इस बात का था कि मेरी मां मरने से पहले मुझसे नाराज थी। मैं जब भी दोस्तों के बीच बैठकर उस लड़की नाजिया की बात करता तो मेरे दोस्त मुझे मजनू कहकर पुकारते थे। उस रात जब मैं उस लड़की को घर छोड़ने जा रहा था तो तब मैंने सोच लिया था कि मैं अगले दिन अम्मा से अपने और नाजिया के रिश्ते की बात जरूर करूंगा। मगर अगले ही दिन ना जाने ऐसा क्या हुआ था कि मुझे उसकी मौत की खबर मिली और उसकी मौत के एक दिन बाद ही मेरी अम्मी जान मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब मैं रोजाना फातिहा पढ़ने के लिए अपनी मां की कब्र पर जाया करता था, मगर मैं मां की कब्र देखकर डर जाता, क्योंकि मेरी मां की कब्र खुली पड़ी होती थी और वह कफन में लिपटी कब्र में पड़ी होती थी। मैं मां की कब्र फिर से बंद कर दिया करता
और घंटों वहां बैठा रहता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मैं सोच सोच कर पागल हो गया था। मुझे खुद से अपनी मां की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। मुझे तो यह समझ नहीं आ रही थी कि अम्मा ने इतना गहरी सदमा किस चीज का लिया कि उन्हें मौत के मुंह में जाना पड़ा। और अब यह मेरी मां की कब्र के साथ क्या हो रही थी। आज अम्मा को गुजरे 3 दिन हो गए थे, मगर यही सब कुछ हो रहा था। गोरख से पूछा गया तो गोरख का कहना था कि वह भी कुछ नहीं जानता। लेकिन यह सब कैसे हो जाता है, आज मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं घंटों अपनी अम्मा की कब्र के पास बैठा रहा। फिर रात हो गई और मैं घर वापस चला आया। खैर, अगले रोज जब मैं वापस कब्र पर आया तो मुझे हैरत हुई। कब्र पर बेहिसाब लोगों का हुजूम लगा हुआ था। मैं इस भीड़ के बिचों बिच तोड़ता हुआ कब्र के पास पहुंचा तो आगे का मंजर देखकर मेरी सांसें रुक गई। मेरी मां की कब्र को पुलिस वाले खोलकर खड़े थे और मेरी मां को कब्र से निकाल रहा था। मैंने वहां जाकर उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे पीछे हटा दिया और फिर एक सिपाही ने मुझे अपनी हिरासत में ले लिया। पता नहीं यह क्या हो रहा था। यह सब मेरी समझ से बाहर हो गया था। खैर, उन्होंने मेरी मां की कब्र खोदी और अम्मा की डेड बॉडी निकालकर एम्बुलेंस में डाली और अस्पताल लेकर गए। उन लोगों ने अम्मा की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दिया क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि मेरी मां की मौत तबीयत खराब होने से नहीं हुई थी, बल्कि किसी साजिश से हुई थी। किसी ने अम्मा का कत्ल किया था, मगर क्यों और कब, इस बात का भी कोई पता नहीं चल सका। सब लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे थे, जो 2 घंटे बाद आनी थी। और जैसे ही 2 घंटे बाद रिपोर्ट आई तो साबित हो गया कि वाकई में मेरी मां की मौत गला दबाने से हुई थी। अम्मा की मैयत को दोबारा से तदफीन के लिए ले जाया गया, जबकि मुझे अस्पताल से गिरफ्तार करके जेल में ले जाया गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह सब कुछ क्यों हो रहा है। मैंने बेहिसाब एहतजाज किया, जिस पर एक हवलदार मेरी तरफ आया। मैंने उससे कहा, मुझे जेल में क्यों डाला गया है? मुझे यहां से निकालो ताकि मैं अपनी मां के कातिलों को ढूंढ सकूं। तो उस हवलदार ने मुझे कहा, चुप करके अंदर बैठ जा, नहीं तो वह खातिरदारी करूंगा कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। खुद ही अपनी मां का कत्ल करता है और फिर खुद ही अनजान बनता है। शुक्र है कि तेरे दोस्तों ने तेरा चेहरा बेनकाब कर दिया है। अब तू लंबे समय तक अंदर ही रहेगा। तूने ना सिर्फ अपनी मां का कत्ल किया है, बल्कि एक मासूम लड़की की जान भी ली है। अब चुप करके बैठ जा। उस हवलदार की बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मुझे एकदम से अपने दोस्तों का ख्याल आया कि उन्हें अपनी मदद के लिए बुलाऊं। तो मैंने हवलदार से दरख्वास्त की कि मुझे सिर्फ एक कॉल करने दी जाए। मुझे बहुत मुश्किल बाद एक कॉल की इजाजत मिली। मैंने अपने दोस्त को कॉल मिलाए और उसे मदद करने को कहा तो वह मेरा हाल सुनकर हंसने लगा। वह सब के सब एक साथ ही बैठे थे। अब मुझे कुछ समझ आया कि यह सब मेरे दोस्तों की चाल था। मेरा सबसे बड़ी गलती यही था कि मैंने अम्मा की बात नहीं मानी थी। अम्मा ने मुझे कितनी मर्तबा कहा था कि आवारा लोगों से दोस्ती ना करो, उनकी दोस्ती अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनका कोई दीन ईमान नहीं होता और यह लोग किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। मेरी तरह वह भी उस लड़की पर मरते थे। उन्होंने नाजिया को देखा हुआ था और कई बार मुझे कहा था कि मैं उनके साथ मिलकर उस लड़की को अगवा करवाने में उनकी मदद करूं। वह सब उसे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहते थे, मगर मैंने उनका साथ देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं था कि किसी के साथ बुरा करूं। पसंद तो मैं भी नाजिया को करता था, लेकिन मैं उसे इज्जत से घर में लाना चाहता था, ना कि उसकी इज्जत बर्बाद करने की सोचता था। उस दिन मेरे दोस्तों ने ही नाजिया को अगवा किया था। पहले उन्होंने नाजिया के साथ ज्यादती की और फिर उसे जान से मार डाला। उस रात जब मैं नाजिया को छोड़ने गया था तो नाजिया अपने दरवाजे से कुछ फासले पर ही मुझे रोक लिया था। वह नहीं चाहती थी कि रात के इस समय उसके घर वाले मुझे उसके साथ आता हुआ देखे, इसीलिए मैं वहीं से वापस आ गया। मगर मुझे नहीं पता था कि उसी रात मेरे दोस्तों ने उसे अगवा कर लिया और उसके साथ इंतहा बुरा सलूक करके उसे दरवाजे के आगे फेंक गए। अम्मा को यही लगा कि नाजिया के साथ ये सब मेरे आवारा दोस्तों ने मेरे साथ मिलकर किया है, इसीलिए अम्मा ने नाजिया के घर वालों से कहा था कि वह मुझ पर और मेरे आवारा दोस्तों पर केस करें और अम्मा उनका पूरा साथ देंगी। अम्मा मुझे भी मुजरिम समझती रही, मगर मैं तो बेकसूर था।
इस सब की खबर मेरे आवारा दोस्तों को हो गई थी। इससे पहले कि अम्मा मेरे आवारा दोस्तों और मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में गवाही देती, उन्होंने मेरे ही मां को ही मार दिया। उसके बाद उनका अगला प्लान यह था कि वह मेरी मां की कब्र को बार बार खोलकर मुझे पागल करना चाहते थे। फिर उन्होंने सोचा कि पुलिस को इसके खिलाफ कर देते हैं। यह सारी जिंदगी जेल में पड़ा रहेगा और इसका घर और जमीनों पर हम कब्जा कर लेंगे, क्योंकि इसके खानदान में इसके बाद कोई भी इसका वारिस नहीं है। उनके लिए यह एक मजाक की तरह था कि वह जो सोच रहे हैं वही सब कुछ होता जाएगा। मगर कानून से कौन बच सकता है? जब इस केस की जांच पड़ताल हुई तो मेरे सारे दोस्त पकड़े गए। मैं बेकसूर था। मुझे लगा कि मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, मगर मेरे सभी दोस्तों ने बयान दिया कि यह सब करने में मैंने उनकी मदद की थी और इस तरह उनकी वजह से मैं भी मुजरिम बन गया। आज मैं जेल में बैठा अपनी जिंदगी की लापरवाही को याद करता हूं कि काश मैं अपनी मां की बात मानकर आवारा दोस्तों से दोस्ती खत्म कर देता, तो आज इस हाल में ना होता और मेरी मां भी जिंदा होती। जो औलाद अपने मां बाप का कहना नहीं मानती, वह अपने मां बाप को तो दुख जरूर देती है, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। उनकी जिंदगी में सुख नाम का कुछ भी बाकी नहीं था। खुदा के लिए अपने मां बाप की कदर करें, अपने मां बाप का कहना माने, ताकि आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच सके। अपने मां बाप की बातों को गहराई से सोचना शुरू कर दें। हो सकता है आपकी जिंदगी भी बर्बाद होने से बच जाए। आखिर में दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला सबके मां बाप को सलामत रखे और जिनके मां बाप इस दुनिया से चले गए हैं उनको अल्लाह पाक जन्नत उल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलिए। और इसी तरह स्टोरी वाकये जानने के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।